हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। धीमे धीमे हम लोग बढ़ते हुए क्लास 9th के इस अर्थशास्त्र में आज हम लोग लघुतरीय बात करेंगे। अभी से पहले हमने अति लघुतरीय वीडियो सभी चैप्टर का अपलोड कर दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप अति लघुतरीय प्रश्नों को देख सकते हैं। आज के जो यह सीरीज है इसमें हम लोग लघुतरीय प्रश्न को देखेंगे और इसी तरीके से प्रत्येक चैप्टर का आपको लघुतरीय जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको इसी क्रम में वीडियो मिल जाएगा। तो आप सभी प्लेलिस्ट को पे जाकर भी उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं और वहां से आपको मिल जाएगा। वैसे तो आप लोगों को प्लेलिस्ट चेक करना चाहिए, क्योंकि क्लास 9 से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जो क्लास 9 के और भी सब्जेक्ट हैं, जो जैसे कि भारतीय भवन, फिर उसके बाद हमने एनसीईआरटी और बीएसईआरटी का भी क्वेश्चन आंसर करा रखा है सभी सब्जेक्ट का। तो आप सभी चैनल पे जाकर के उसको जरूर से जरूर देखें और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें दोस्तों के पास भी। चलिए फटाफट से देखते हैं आज के इस क्वेश्चंस को। तो आज के क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट बात करा है कि रामपुर गांव के आर्थिक जो संपन्नता है उनके क्या कारण हो सकते हैं, आर्थिक संपन्न होने के पीछे क्या रीजन हो सकता है। तो देखो, क्वेश्चंस का आंसर लिखना तो बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है, लेकिन इसको समझ करके लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जो रामपुर गांव है, यानी इस चैप्टर में जो हम लोगों को एक गांव की कहानी पढ़ना है, उस गांव में एक रामपुर गांव की कहानी पढ़ना था। तो इस रामपुर गांव में आर्थिक कहने का मतलब यहाँ के लोगों के पास रुपया पैसा, या कह सकते हैं उनका जो अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है वो अच्छा है। ऐसा क्यों है? तो आइए फटाफट से इसका उत्तर देखते हैं। तो हमने लिखा है कि रामपुर गांव की आर्थिक संपन्नता के निम्नलिखित कारण है, जिनमें फर्स्ट देखोगे तो यहाँ पे बाढ़ की बिहार चपेट में हमेशा रहता है। तो ये जो रामपुर गांव है वो बाढ़ की चपेट में नहीं है, यहाँ बाढ़ की कोई भी इसका नहीं है, ये बाढ़ से मुक्त है। नंबर 2 में हमने लिखा है कि रामपुर गांव जिला मुजफ्फरपुर से कम ही दूरी पर अवस्थित है, जो एक प्रमुख शहर के साथ व्यापारिक केंद्र भी वहां पे अवस्थित है। कहने का मतलब क्या है मेरा कि रामपुर गांव है वो जिला से सटे हुए, जिला से 45 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। और जिला में आप सभी जानते हैं कि वहां पे क्या होता है कि एक शहर तो जिला बना ही होता है, साथ में वहाँ पे व्यापार करने के जो साधन है वो बहुत अच्छे होते हैं और वहाँ पे आप अच्छे तरीके से व्यापार कर सकते हैं। तो इसके कारण भी रामपुर गांव की जो आर्थिक संपन्नता है वो भी हो सकता है। थर्ड में हमने लिखा है कि रामपुर गांव में आर्थिक क्रियाओं के संपादन में सड़क, बिजली, सिंचाई, शिक्षा तथा स्वास्थ्य केंद्र के रूप में सभी अपना सहयोग देते हैं। और भी यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो रामपुर गांव है वहाँ पे सड़क अच्छी है, सड़क मतलब दूसरे राज्य से भी जोड़ती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश से। आपने इस चैप्टर में देखा होगा, जब इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि जो रामपुर गांव है वो उत्तर प्रदेश के राज्यों से जुड़ता है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तर प्रदेश के राज्य से जुड़ता है, साथ में ये दूसरे पड़ोसी देश, कहने का मतलब नेपाल से भी ये जुड़ता है। तो इन सभी कारणों से, ठीक है ना, इन सभी कारणों से यहाँ की जो आर्थिक संपन्नता है वो बहुत ही अच्छी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि उत्पादन के 3 प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, ये आपको बताने हैं। तो उत्पादन के 3 प्रमुख साधन फर्स्ट में जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपको मिलेगा भूमि, श्रम, पूंजी। ये तीनों उत्पादन के प्रमुख साधन है। वैसे तो उत्पादन के और भी साधन है, लेकिन यहाँ पे प्रमुख पूछा है तो ये आपको 3 बताने हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में पूछा है कि विस्तृत कृषि एवं गहन कृषि से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर आपको लिख देना है कि जब कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाती है तब उसे विस्तृत कृषि कहते हैं, जबकि उपलब्ध कृषि योग्य भूमि में उत्पादन में वृद्धि करना गहन कृषि कहलाता है। दोनों को अपनी भाषा में कैसे इसको समझेंगे, तो ऐसे समझिए विस्तृत कृषि कि वैसा कृषि जो पहले से कृषि योग्य भूमि है, ठीक है ना, उसी में और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। कहने का मतलब कुछ परती वगैरह जमीन है या भूमि है तो उसमें भी आप कृषि कर दो, तो ऐसे कृषि को विस्तृत कृषि कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो गहन कृषि है वो क्या किया जाता है कि जितना आपके पास जमीन पूर्वजों का था या आपके पास उपलब्ध है, उसी में आप क्या करेंगे,
उन्नत किस्म के द्वारा या उन्नत टेक्नोलॉजी के द्वारा आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन करेंगे, यही चीज़ आपका कहलाता है गहन कृषि। तो उम्मीद है दोनों फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में पूछा गया है कृषि की नवीन तकनीक से आप क्या समझते हैं। यानी कृषि की जो नवीन तकनीक है यानी न्यू टेक्नोलॉजी आया, जैसे कि हार्वेस्टिंग वगैरह हो गया, कंपोस्ट, उर्वरक, कीटनाशक, ये सभी का जो प्रयोग आया, तो इन सभी से आप क्या समझते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे कृषि की नवीन तकनीक का अभिप्राय उपज में वृद्धि लाने से। यानी हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी कृषि में क्यों लाएं, ताकि हम लोग उत्पादन की क्षमता को बढ़ा सकें। यानी अभी से पहले 10 केजी का उत्पादन हो रहा था, तो अब हमें 50 केजी की जरूरत है, तो यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी लाया गया। ठीक है ना। जो दिए हुए भूखंड से एक विशेष मौसम में प्राप्त होने वाली कुल उपज से है, जैसे कि अधिक उपज देने वाले बीज का हम लोग प्रयोग करें, ये न्यू टेक्नोलॉजी है। फिर उसके बाद हमने सिंचाई की समुचित व्यवस्था करी, जैसे अभी से पहले हम लोग बारिश पे निर्भर होते थे, तो अब हम लोग मोटर वगैरह की या नलकूप की सहायता से हम अपने खेतों में क्या कर रहे हैं, सिंचाई करके फसल का उत्पादन कर रहे हैं। साथ में रासायनिक खाद, उर्वरक वगैरह का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और साथ में जो कीटनाशक है, कीटों को मारने वाली दवा है, उसका भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों को ऐसा फील होता है या हम लोगों को ऐसा लगता है कि नवीन टेक्नोलॉजी यानी नई तकनीक लाना बहुत जरूरी था। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में पूछा गया है कि आधुनिक कृषि के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों का क्या महत्व है। यानी आज के डेट में जो हम नए नए बीज, जिसको हाइब्रिड वगैरह भी बोलते हैं, हाइब्रिड बीज का प्रयोग करते हैं, तो ये सभी चीज क्या हैं, इनका क्या महत्व है। तो हमने उत्तर में लिखा है कि आधुनिक कृषि के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों का महत्व उत्पादन, जिसको उपज भी कहते हैं, में बहुत वृद्धि करने से, यानी उसमें हम लोग ज़्यादा वृद्धि करने के लिए हम लोग नए किस्म के बीज का प्रयोग करते हैं। कि अभी से पहले जब 10 केजी का उत्पादन हो रहा था, तब हमें 50 केजी चाहिए, तो नया बीज बोएंगे, अच्छे किस्म का बीज बोएंगे, जिसमें ज़्यादा फल लगे, ज़्यादा उपज हो। इनके उपयोग से वही भूखंड पे, और हम लोगों के पास तो ज़मीन सेम है, ज़मीन तो रबड़ है नहीं कि उसको हम बढ़ा सकते हैं, नहीं ना। तो वही ज़मीन पर, वही भूखंड पर पहले की तुलना में आज बहुत ज़्यादा अनाज का उत्पादन होने लगा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर देख सकते हो, लिख सकते हो, वीडियो पॉज कर करके। चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में कहा है कि भूमि के एक निश्चित टुकड़े, ठीक है ना, भूमि के एक निश्चित टुकड़े से ही किन तरीकों द्वारा उत्पादन में वृद्धि संभव है। आपको बताना है कि भूमि के एक निश्चित टुकड़े से ही किन तरीकों से उत्पादन में वृद्धि संभव है। कहने का मतलब है कि आपके पास 10 कट्ठा पहले से खेत था, तो 10 कट्ठा खेत में आपको क्या करना है, पहले से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाना है। यानी पहले आपके यहाँ 50 केजी मान लीजिए कि गेहूं का उत्पादन हो रहा था, तो वही आपको 10 कट्ठा में आज के डेट में 80 केजी गेहूं उपजाने हैं। तो आप कैसे उपजाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि अधिक उपज देने वाले बीज का उपयोग करेंगे, सिंचाई की समुचित व्यवस्था करेंगे, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे। तो इन सारे प्रक्रियाओं से एक निश्चित भूखंड पर उत्पादन में वृद्धि संभव है। ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को जब अपनाएंगे तो आप 10 ही कट्ठा में 50 या 80 केजी तक आप उत्पादन कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि बिहार में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं। क्या राज्य के जल संसाधनों का सिंचाई के लिए पूर्ण उपयोग हुआ है। चलिए उत्तर में लिखते हैं। हमने उत्तर में लिखा है कि बिहार में सिंचाई का जो मुख्य साधन है वह नलकूप है। नलकूप करने का मतलब बोरिंग, ठीक है ना। बोरवेल की सहायता से हम लोग खेतों की सिंचाई करते हैं, जैसे कि हम लोग फीटर वगैरह, फीटर हो गया, मोटर हो गया, तो इन सारे चीज़ों के द्वारा हम लोग अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, जिसके द्वारा लगभग 63% भूमि का सिंचाई किया जाता है। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि पूरे बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा नलकूपों की सहायता से खेत की सिंचाई की जाती है, करीब करीब 63% कुल भूमि का। ध्यान रखना है आपको। बिहार में सिंचाई के लिए जल संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अगर बात करें बिहार में जल संसाधन की, तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है। आप अगर देखा जाए तो जल संसाधन से ही, नलकूपों की सहायता से नहीं, सिर्फ जल संसाधन से ही सिंचाई किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे
कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे सिंचाई संसाधनों का पूर्ण एवं समुचित उपयोग नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नहरों की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, और साथ में यहाँ पे जो सिंचाई के साधन बनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा वो भी समुचित नहीं है, लेकिन धीमे धीमे विकास हो रहा है और लोग इस पर आश्रित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में पूछा गया है, क्या बिहार में उर्वरकों का पर्याप्त एवं उचित मात्रा में प्रयोग होता है? आपको बताना, उर्वरक कहने का मतलब रासायनिक खाद से बच्चों ध्यान रखना है, क्या हम लोग रासायनिक खाद का जो उर्वरक है उसका समुचित उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? तो हमने उत्तर में लिखा है नहीं, बिहार में अभी भी उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपयोग राष्ट्रीय उपयोग से कम है। तो इस तरीके से आपको उत्तर लिख देने हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में पूछा गया कि बिहार के किसानों में भूमि का वितरण किस प्रकार हुआ है, क्या यह न्यायोचित है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि बिहार में भूमि का वितरण बहुत ही असमान है। असमान कहने का मतलब अलग अलग तरीके से है। बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 से पता चलता है कि 20% कृषि योग्य भूमि पर 2.5% मध्यम वर्ग कहने का मतलब मिडिल क्लास के फैमिली, ठीक है ना, एवं बड़े किसान का अधिकार है। अगर 2.5 करें तो 4 एकड़ से अधिक जमीन, और आप लोगों को पता होगा कि 1 एकड़ में 2.1 एकड़ में कितना जमीन होता है, ठीक है ना। हमने वीडियो में बना रखा है, आप लोग अगर अति लघु तरीय वाले सभी वीडियो नहीं देखें तो उसको जरूर देखिए, वहाँ से ये सभी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन था वो अति लघु तरीय में हमने करा रखा है, ठीक है ना। तो कहता है कि 2.5% पर मध्यम वर्ग एवं बड़े किसान का अधिकार है, और इसके विपरीत 36% कृषि योग्य भूमि 80% सीमांत किसानों के पास है। यानी जो 20% में तो 2.5% किसके पास था, मध्यम वर्ग एवं बड़े किसान, लेकिन अगर उसके बाद बात करें तो जो 36% कृषि योग्य भूमि है उसमें से 80%, यानी 36% का आप 80% निकाल लीजिए, उसमें 80% सीमांत किसान किसे कहेंगे, जिनके पास, ठीक है ना, जोतों का जो आकार है वो करीब 1 हेक्टेयर से कम है, यानी उन लोगों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, तो ये ऐसे लोगों की संख्या 80% है। और ये सारी चीज न्यायोचित नहीं है, यानी सबों में जमीन का वितरण संभव होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। मध्यम वर्ग, बड़े किसान और जो सीमांत किसान है, इन सभी के पास जमीन है, बाकी लोगों के पास यानी दलित वर्गों के पास ये सारे जमीन नहीं है। लेकिन आज के डेट में प्रगति कर चुका है बिहार, और आज के डेट में दलितों के पास भी बहुत सारी जमीनें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में कहा गया है कि कृषि श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम से कम क्यों होती है, ये आपको बताना है। तो हमने उत्तर में यहाँ पे लिखा है, कृषि क्षेत्रों में रोजगार की, ठीक है ना, कृषि क्षेत्रों में रोजगार की कमी एवं मजदूरों की संख्या में वृद्धि के कारण कृषि श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम से कम है। अब इसको चलिए हम समझा देते हैं कैसे कम है। तो मान लीजिए कि आपको 5 मजदूर की जरूरत थी, लेकिन गाँव में 5 मजदूर के जगह पे यदि आपको 10 मजदूर मिल जाते हैं, तो आप क्या सोचोगे, अगर निर्धारित मूल्य है 80 रुपये, तो आप सोचोगे कि 5 तो इधर मिल रहा है, 5 उधर भी मिल रहा है, तो क्यों ना हम रेट ही कम कर दें, जिसको यदि उस रेट में काम करना होगा वो मेरे पास करेगा। और इसलिए आप 80 रुपये से कर दिया 60 रुपये, 60 रुपये भैया देंगे, आपको काम करना है या नहीं। तो जो 5 मजदूर को आपने चुना था वो मान लीजिए कि मना करते हैं, लेकिन दूसरे वाले जो 5 मजदूर थे वो कहेंगे कि चलिए हम आपका काम कर देते हैं। तो यही रीजन है मजदूरी की न्यूनतम से भी कम राशि का मिलना या मजदूरी का मिलना। चलते क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि छोटे किसानों को कृषि कार्यों के लिए पूंजी किस प्रकार प्राप्त होती है, ये बड़े किसानों से किस प्रकार भिन्न होती हैं। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं इसका उत्तर। हमने लिखा है कि छोटे किसानों को कृषि कार्यों में पूंजी बड़े किसानों, महाजनों या साहूकारों से बहुत ऊंचे सूद पर प्राप्त करते हैं, क्योंकि छोटे किसानों को बैंक आदि
बैंक आदि से ऋण लेने पर, यहाँ पे ऋण होगा, ध्यान रखना है आपको, बैंक आदि से ऋण मिलने में बहुत विलंब का सामना करना पड़ता है। जबकि बड़े किसान की बात करें तो बैंक, सहकारी संस्थाएं आदि से उन्हें सुगमता पूर्वक, यानी वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है और उनको पूंजी उधार मिल जाती है। और बड़े किसानों की जो आय है वो छोटे किसान से अपेक्षाकृत बहुत अधिक है, यानी बड़े किसान के पास पूंजी का कोई अभाव नहीं है। इसके पीछे का रीजन आप समझ सकते हैं, बैंक है, वित्तीय संस्थाएं हैं, साख हैं, ये सभी उन्हें आसानी से मिल जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की गैर कृषि क्रियाएं होती है। गैर कृषि क्रियाएं कहने का मतलब वो कृषि से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो कृषि का एक भाग ही है। जैसे कि बात करें सब्जी का उत्पादन, ये क्या है, गैर कृषि ही है, लेकिन हम लोग कृषि के अंतर्गत ही इसको देखते हैं। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। हमने लिखा है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्धशाला, यानी जिसको डेयरी बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना खटाल वगैरह, ठीक है ना, तो वही दुग्धशाला या डेयरी, बागवानी, विनिर्माण, उद्योग, व्यापार, परिवहन इत्यादि द्वारा गैर कृषि क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो आपने समझा, गैर कृषि क्रियाएं कहने का मतलब जो कृषि से संबंधित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 में पूछा गया है कि गांव में गैर कृषि क्रियाओं, ठीक है ना, गांव में गैर कृषि क्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यानी हम कहने का मतलब हम लोग से रिलेटेड है कि हम लोग क्या कर सकते हैं गैर कृषि क्रियाओं को आरंभ करने के लिए। तो हमने लिखा है कि गांव में गैर कृषि क्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, जिनमें फर्स्ट आपको करना क्या होगा कि आपको पूंजी की व्यवस्था करना होगा। हमने फर्स्ट में लिखा है कि गांव के लोग को सस्ती दर एवं सुविधा पूर्वक पूंजी उपलब्ध करानी चाहिए। सेकंड में गांव के बाजार को शहर के बाजार से जोड़ना चाहिए। थर्ड में गांव में सस्ती परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए। फोर में उचित टेक्नोलॉजी के साथ सलाहकारों की व्यवस्था करानी चाहिए। तो ये सभी चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, गैर कृषि क्रियाओं को प्रारंभ कर सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में पूछा गया है कि दुग्ध उत्पादन अथवा डेयरी उद्योग के विकास से बिहार के ग्रामीण किस प्रकार प्रभावित हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, ये सारे जो चीज़ खुले, इनसे किसानों की आय में वृद्धि हुई, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आई, क्योंकि वे सभी दूधों का क्या करना स्टार्ट कर दिए, व्यापार करना स्टार्ट कर दिए, जिससे उनका क्या हुआ, आर्थिक क्रिया और भी मजबूत हुआ, आर्थिक सहायता उन्हें मिला और उनका जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत काफ़ी तक मजबूत हुआ। तो हमने उत्तर में लिखा है कि डेयरी उद्योग के विकास से ग्रामीण को काफ़ी आर्थिक सहयोग मिली। पुरुषों को छोड़ दीजिए, महिलाएं भी इस उद्योग से जुड़ी हुई हैं, जिनसे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार प्राप्त हुई है। इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि बिहार में बागवानी के विकास की क्या संभावनाएं हैं, इसके विकास के लिए सरकार की वर्तमान नीति क्या है, ये आपको बता देना है। तो हमने यहाँ पे उत्तर में लिखा है कि बिहार में बागवानी के विकास की संभावनाएं अधिक हैं। सरकार द्वारा इस बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, जिसको नाबार्ड भी बोलते हैं, नाबार्ड द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ वर्षों में राज्य की 30% भूमि को अन्य फसलों के उत्पादन से हटाकर बागवानी का विस्तार किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि सरकार क्या लक्ष्य रखती है और सरकार क्या आने वाले समय में लक्ष्य बताया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लघुतरीय चैप्टर खत्म किया फर्स्ट का। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 का लघुतरीय फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।